हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है 2, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा उनको सोल्व करके बताया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होता है? यानी हमारे आँखों में, नेत्र का मतलब होता है आँख, हमारे आँख में जो प्रकाश किरणें जो प्रवेश करती है उनका अधिकांश अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन वो नेत्र के किस भाग से होता है? तो अपवर्तन जो होता है फ्रेंड्स, वो नेत्र के कॉर्निया भाग से होता है। नेत्र का जो कॉर्निया भाग होता है उसी से जो है प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी कि हमारे आंखों के, नेत्र मतलब जानते ही हैं आंख होता है, तो हमारे आंख के किस भाग पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जब जाने कि हम कोई वस्तु जो देखते हैं अपनी आंखों से, तो हमारे आंख में का जो कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये नेत्रोन, कॉर्निया, परितारिका, दृष्टि पटल या रेटिना। तो यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देंगे, दृष्टि पटल का ही दूसरा नाम क्या है? रेटिना है। कभी कभी ऑप्शन क्या करेगा, सिर्फ रेटिना ही लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर दृष्टि पटल, या अभी जो जैसे दोनों में लिखा हुआ है। तो कहीं कहीं एग्जाम में जो है दृष्टि पटल रहेगा तो रेटिना नहीं रहेगा, रेटिना रहेगा तो दृष्टि पटल नहीं रहेगा। तो इसलिए जान लेते हैं कि दृष्टि पटल और रेटिना दोनों एक ही चीज़ का नाम है। तो नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के किस भाग पर? तो रेटिना पर। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, रेटिना पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षांभी द्वारा या परितारिका द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पक्षांभी द्वारा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? रेटिना, कॉर्निया, परितारिका या कंचावधर्म। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परितारिका। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? अभिनेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? यानी कि हमारे आंखों में जो है किस प्रकार का लेंस लगा है। यहाँ पर अभिनेत्र दिया गया है, कभी कभी लिखा रहेगा प्रश्न में जो मनुष्य की आंखों का लेंस जो है वो किस लेंस का होता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। ऐसे अभी दिया प्रश्न में, अभिनेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है, यानी कि हम लोगों का जो आंखों में जो है कौन सा लेंस रहता है, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो हम लोगों के आंखों में जो होता है उत्तल लेंस होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए निकट बिंदु आंख से कितनी दूरी है? समान दृष्टि के लिए निकट बिंदु आंख से कितनी दूरी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कभी कभी क्या दिया रहेगा प्रश्न में, जैसे सेंटीमीटर दिया है उसके बदला में आपको मीटर भी दिया रहेगा, तो मीटर में कैसे हो जाएगा? तो 25 में हम 100 से भाग दे देंगे तो कितना निकल जाएगा? 0.25 मीटर, ऐसे भी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में से जो रहेगा उस पर टिक लगाइएगा, लेकिन अधिकतम चलता है 25 सेंटीमीटर ही। कहीं कहीं पर क्वेश्चन में रहेगा जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो निकटतम जैसे दिया गया है ना निकटतम, तो वैसी प्रकार रहेगा न्यूनतम बिंदु कितनी दूरी होती है? तो आपको राइट आंसर देना है 25 सेंटीमीटर होती है या 0.25 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, यानी नेत्र जो होता है हम लोग का वो उसका व्यास लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी में से कोई एक ही होगा। जैसे ए है 5.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर या 2.3 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर, यानी नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नेत्र की पक्षांबी पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस, जब शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है कि मोटा हो जाता है कि अपरिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। जब नेत्र की पक्षांबी पेशियां शिथिल हो जाती है, ठीक है फ्रेंड, शिथिल हो जाती है तो अभिनेत्र लेंस जो है पतला हो जाता है। जब शिथिल होती है तो क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस पतला हो जाता है। जब नेत्र की पक्षांबी पेशियां स्थिर होती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है
या इनमें से कोई नहीं। तो जब नेत्र की पक्षांबी पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब पेशियां जो है शिथिल हो जाती है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब पेशियां जो है शिथिल होती है तो नेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। जब नेत्र की पक्षांबी पेशियां सिकुड़ जाती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, सिकुड़ने पर फोकस दूरी क्या हो जाएगी, जब सिकुड़ेगा तो कम ना हो जाएगा, तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी यानी कि घट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। जब जो है क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाते हैं, दुधिया या धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। अबिंदुकता, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। जब दुधिया हो जाएगा या धुंधला हो जाएगा, तो जब भी धुंधला हो जाएगा तो हम लोग को कोई वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा, इसका मतलब होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद हो जाने से क्या हो जाता है, नेत्र क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में वस्तु जो है दुधिया और धुंधला दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से संशोधित किया जाता है। यानी कि किस लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष हम लोग जानते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई पड़ता है मगर दूर की दृष्टि वस्तु दिखाई नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई पड़ेगा मगर दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसमें दिया गया है निकट दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से संशोधित, संशोधित मतलब होता है ठीक करना, ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान दें, कभी कभी संशोधित भी रहेगा, कभी कभी ठीक भी रहेगा, तो इसका मतलब होता है ठीक। तो निकट दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से ठीक किया जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस से क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। या कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है जो अवतल लेंस जो होता है वह निकट दृष्टि दोष को दूर करने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देंगे, दीर्घ दृष्टि दोष है, दीर्घ का मतलब होता है दूर, दीर्घ का मतलब होता है दूर। दूर दृष्टि दोष वाले लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है या दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग करके संशोधित यानी कि ठीक किया जा सकता है। यानी कि दूर दृष्टि दोष में जो होता है, जैसे दू में ऊ का उच्चारण आया ना, तो आप लोग ऐसे भी ट्रिक्स याद कर सकते हैं। दूर है यानी दीर्घ यानी कि दूर है, तो दू में द में क्या आता है, द्रुगु की मात्रा लग रहा है ऊ यानी कि उत्तल लेंस। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। यानी कि दूर दृष्टि दोष वाले लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है। यानी कि जिसको दूर दृष्टि दोष का नेत्र प्रॉब्लम है तो उसमें उत्तल लेंस लगाकर क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। जरा दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग करके संशोधित यानी कि ठीक किया जा सकता है, जरा दृष्टि दोष वाले नेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी को जरा दृष्टि दोष दूर लग जाए तो उनको किस प्रकार हम लोग दूर कर सकते हैं। तो इसमें अवतल लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं, या द्विफोक्सी लेंस, तो उसमें होगा द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस। इसी का दूसरा नाम है बाइफोकल लेंस। द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करके जरा दृष्टि दोष को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, यहाँ प्रश्न जो दिया गया है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं दे सकता। यहाँ पर हो जाएगा दूर रखी वस्तुओं को, दूर रखी वस्तुओं को जो है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति स्पष्ट नहीं दे सकता। दीर्घ दृष्टि मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो निकट में, दीर्घ में क्या हो जाएगा निकट, और निकट में क्या हो जाएगा दूर। जरा दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है, जरा दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है। नेत्र की समझने क्षमता घटने के कारण, नेत्र गोलक का छोटा हो जाने के कारण, रेटिना के कमजोर हो जाने के कारण, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जरा दृष्टि दोष जो होता है नेत्र की समझने क्षमता घटने के कारण हो जाती है। नेत्र में जो समझन क्षमता जो होती है
उसके घटने के कारण जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि में नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। इस टाइप का प्रश्न मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। अब वहीं पर अगर दिया रहे कि दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, और दूर दृष्टि दोष रहेगा तो बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, यानी कि दीर्घ मतलब जानते हैं हम लोग फ्रेंड्स, दूर दृष्टि दोष में दीर्घ का मतलब होता है दूर, तो दूर दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाती है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण क्या होता है। निकट दृष्टि दोष जो उत्पन्न होता है इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेत्र गोलक जो है लंबा क्यों हो जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक जब लंबा हो जाता है ना, तभी क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ऐसे भी ध्यान रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष, यानी कि यहाँ पर तो पहले वाला क्वेश्चन 20 नंबर में दिया है, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। 21 नंबर में दिया है यहीं पर, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है। इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलक का छोटा हो जाना। ऐसे याद कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का मेन कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक के लंबे हो जाने के कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, और नेत्र गोलक का छोटा हो जाने से दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। नेत्रदान नहीं कर सकता, यहाँ प्रश्न दिया है, नेत्रदान कौन नहीं कर सकता। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति, दमा से पीड़ित व्यक्ति, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, या मस्तिष्क शोथ से पीड़ित व्यक्ति। तो यहाँ पर उच्च रक्तचाप तो मतलब जानते ही है, हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ पर मधुमेह हो गया, डायबिटीज, मस्तिष्क से संबंधित बीमारी, दमा से पीड़ित व्यक्ति। दमा तो हम लोग जानते हैं किसके कारण दमा बीमारी होता है, तो एलर्जी से क्या होता है, दमा बीमारी हो जाता है। तो नेत्रदान नहीं कर सकता है, नेत्रदान कौन नहीं कर सकता है, इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मस्तिष्क शोथ से पीड़ित व्यक्ति। मस्तिष्क शोथ से पीड़ित व्यक्ति जो होता है नेत्रदान नहीं कर सकता है, जिसको मस्तिष्क से संबंधित रहता है प्रॉब्लम, वो जो है नेत्रदान नहीं कर सकता है। अब प्रश्न उठता है, नेत्रदान कौन कर सकता है, नेत्रदान कौन कर सकता है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति, हैजा से पीड़ित व्यक्ति, या तानिका शोथ से पीड़ित व्यक्ति, या लुकीमिया से पीड़ित व्यक्ति। इसका आपका राइट आंसर है मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति जो है नेत्रदान कर सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है, यानी कि किस रंग का जो है वर्ण, मतलब किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। अपवर्तनांक, किसी कांच का अपवर्तनांक, 24 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स है, किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किन वर्ण के लिए अधिकतम होता है। यहाँ अपवर्तनांक दिया हुआ है, किस रंग का अपवर्तनांक जो होता है अधिकतम होता है। अपवर्तनांक किस रंग का अधिक हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैंगनी का। बैंगनी का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम होता है बैंगनी का अपवर्तनांक। वहीं पर अगर दिया जाए तो तरंगदैर्घ्य, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। अपवर्तनांक वाला फ्रेंड्स क्वेश्चन आए तो आपको किस में टिक लगाना है, बैंगनी का क्या होता है अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है, तो बैंगनी के लिए। किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किरण वर्ण, अपवर्तनांक प्रकाश के किरण किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है, तो किस रंग का जो है अपवर्तनांक प्रकाश के वर्ण के लिए न्यूनतम होता है। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल का। ठीक है फ्रेंड्स, लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो वहीं पर एक क्वेश्चन और चला आता है, जिसका अपवर्तनांक कम होगा ना,
जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, और जिसका तरंग दैर्ध्य क्या कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है, उसको ध्यान रखेंगे। जो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। और लाल रंग का अपवर्तनांक कम है तो तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं। जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है। अब बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 26 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है। यानी जो श्वेत प्रकाश जानते ही हैं, सूर्य हो गया, सूर्य हो गया आपका श्वेत प्रकाश। तो सूर्य उससे जो किरण निकलती है और प्रिज्म से जो गुजरती है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पीला कि नीला कि हरा कि लाल। 26 नंबर क्वेश्चन में तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल। सबसे कम विचलित होता है कौन, लाल रंग। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक विचलित आपका हो जाएगा नारंगी, हरा, बैंगनी या पीला। सबसे अधिक जो विचलन होता है किसका, बैंगनी का। सबसे अधिक किसका विचलन होता है, बैंगनी का। और सबसे कम विचलन होगा लाल का। आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी प्राकृतिक घटना है। आकाश में जो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है देखते होंगे। और एक चीज़ फ्रेंड ध्यान देंगे, इंद्रधनुष देखने के लिए पीठ को क्या करना पड़ता है, पीछे करना पड़ता है। ठीक है, और किस प्रकार का प्राकृतिक घटना है, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन या विक्षेपण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसमें, आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी प्राकृतिक घटना है, तो विक्षेपण। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विक्षेपण। इंद्रधनुष हमें दिखाई पड़ता है, इंद्रधनुष हमें दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण कि परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण। आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष हमें दिखाई पड़ता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना, तारा जो टिमटिमाता हुआ नजर आता है हम लोगों को किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश का परिकर्णन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण या प्रकाश का परावर्तन के कारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तारों का टिमटिमाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंद्रधनुष जो है हमें दिखाई पड़ता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और तारा जो है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, कोलाउडी कणों द्वारा प्रकाश का परिकरण को कहा जाता है। कोलाउडी कणों द्वारा प्रकाश का परिकरण कहा जाता है, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का परिकरण कहा जाता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के कारण जो होता है प्रकाश का परिकरण को कहा जाता है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का परिकरण को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। ट्रैफिक सिग्नल में प्रकाश का कौन सा वर्ण होता है, ट्रैफिक सिग्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल में प्रकाश का कौन सा वर्ण होता है। 32 नंबर क्वेश्चन में नारंगी, हरा, लाल या पीला। तो ट्रैफिक सिग्नल में प्रकाश का लाल रंग का इस्तेमाल होता है। क्या देंगे यहाँ पर, लाल। ट्रैफिक सिग्नल में प्रकाश का कौन सा वर्ण होता है, तो लाल। 33 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैफिक तो जानते ही होंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होने के कारण, रक्ताभ तो जानते ही हैं, लाल रंग दिखाई पड़ने के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होने का कारण है लाल रंग का परिकरण अधिक होना, लाल रंग का परिकरण कम होना, लाल रंग का चाल कम होना, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होने का मेन कारण है लाल रंग का परिकरण कम हो जाना। लाल रंग का परिकरण कम हो जाने के कारण ही सूर्योदय मतलब जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूबते हैं उस समय जो है सूर्य जो है रक्ताभ प्रतीत होता है, जिसके कारण लाल रंग का परिकरण कम होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के छोटी तरंगदैर्घ्य के वर्ण का
परिकर्णन, प्रकाश के छोटी तरंग दैर्ध्य के वर्ण का परिकर्णन कम होता है, अधिक होता है, नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के छोटी तरंग दैर्ध्य के वर्ण का परिकर्णन अधिक होता है। प्रकाश के बड़ी तरंग दैर्ध्य का परिकर्णन, प्रकाश के बड़ी तरंग दैर्ध्य का परिकर्णन क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? आकाश लाल प्रतीत होता, आकाश नीला दिखाई पड़ता, आकाश काला प्रतीत होता, या आकाश सफेद प्रतीत होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश हम लोगों को काला दिखाई पड़ता है। किस प्रकार दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स? काला दिखाई पड़ता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अगर हम लोग अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हो या फिर कोई भी अंतरिक्ष यात्री जो होता है उनको आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो आपका ऑप्शन है लाल, नीला, सफ़ेद या काला। तो अंतरिक्ष यात्री को, अंतरिक्ष जितने भी यात्री होता है उनको आकाश जो होता है काला दिखाई पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, काला ही दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्रियों को। अधिक ऊंचाई पर जाने पर उड़ता हुआ यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। या भी अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? जो अंतरिक्ष में जो जाते हैं उनको आकाश काला दिखाई पड़ता है। और पृथ्वी पर अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता? तो भी काला दिखाई पड़ता। 38 नंबर क्वेश्चन है, अत्यंत सूक्ष्म कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण होता है। अत्यंत सूक्ष्म कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल या पीला या नीला या हरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीला। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत बड़ा है तो प्रकीर्णित प्रकाश प्रतीत होता है। लाल, नीला, हरा या श्वेत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत। 40 नंबर क्वेश्चन है, बड़े साइज के कण किस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? बड़े साइज के कण किस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? छोटी तरंग दैर्ध्य, बड़ी तरंग दैर्ध्य या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़े साइज के कण जो होता है वो बड़ी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करता है। मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र होता है 150 डिग्री या फिर 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी नंबर, 180 डिग्री। फिर दिया है मानव का एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि लगभग कितना होता है? 120, 130, 140 या 150। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। 43 नंबर क्वेश्चन है, रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? पक्षाभि पेशियां, दृक् तंत्रिका, परितारिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दृक् तंत्रिका द्वारा जो होता है, दृक् तंत्रिका वह जो होता है सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क तक पहुंचाता है कौन? दृक् तंत्रिका। अबिंदुकता दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस उपयोग करके दोष का निवारण किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस का उपयोग करके अबिंदुकता दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का जो है दोष दूर किया जा सकता है। एक नेत्र से संसार कैसा दिखता है? एक नेत्र से संसार कैसा दिखता है? द्विआयामी, त्रिआयामी, बहुआयामी या इनमें से कोई नहीं। तो एक नेत्र से संसार जो होता है 2 डायमेंशन, क्या होगा फ्रेंड्स? 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन या बहुआयामी। 2 डायमेंशन मतलब 2 आयामी होता है, 3 डायमेंशन मतलब 3 आयामी होता है। तो एक नेत्र से संसार कैसा दिखता है? 2 आयामी यानी कि 2 डायमेंशन। आप इसे कहीं कहीं पर 2D भी लिखा रहेगा, तो इसका मतलब समझेंगे 2 डायमेंशन। मृत्यु के पश्चात यानी कि कोई भी इंसान अगर मर जाता है तो उस मरे हुए इंसान
मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए, जब कोई इंसान मर जाता है तो नेत्रदान यानी कि नेत्र को दान करने के लिए कितने समय के भीतर जो है नेत्र को निकाल लेना चाहिए। अगर कोई नेत्रदान करता है या कोई अचानक मर जाता है, सॉरी, जब कोई इंसान मर जाता है तो उनकी आँख को जो है कितने समय के भीतर जो है निकाल लेना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 6 घंटे के अंदर जो है मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए 4 से 6 घंटे के भीतर जो है निकालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है। मानव नेत्र का कौन सा बिंदु, निकट बिंदु, दूर बिंदु, अन्य बिंदु या फिर पीत बिंदु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीत बिंदु। पीत बिंदु में क्या होता है, मानव नेत्र का प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है। कोई ऐसा तो बिंदु होगा जो प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निकट बिंदु या दूर बिंदु या अन्य बिंदु या फिर पीत बिंदु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्य बिंदु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है तो पीत बिंदु हो जाएगा, और मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है तो हो जाएगा अन्य बिंदु। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच सब शेयर जरूर कीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद।